शो पे नमस्कार सर। Yeah, hi. Good evening. Good morning, everyone. हेलो अक्षय जी। और अक्षय जी, क्योंकि Yeah. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपने बहुत, मैं समझता हूँ कि आपने बजट को बहुत ध्यान से सुना होगा, तो कौन से ऐसी चीजें, कौन से ऐसे Correct. फैक्टर्स उसके अंदर में निकले हैं जो कि आपको लगता है कि आपसे जुड़े हुए लोग, यानी कि जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो सैलरी क्लास हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, एक एक करके थोड़ा सा उसको अगर आप समझा पाए दर्शकों को सरल भाषा में कि किस तरीके का असर, क्या फर्क पड़ने वाला है Sure. आफ्टर दिस बजट अनाउंसमेंट। So, see, जैसे अगर हम बात करें टैक्स रेट्स की, तो टैक्स रेट्स पे कोई चेंज नहीं करा है गवर्नमेंट ने। जो हमारे पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स थे, जो कंसेप्ट था ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम का, तो न्यू रिजीम का जो स्लैब्स थे पहले 3 to 6.5%, देन 6 to 9 का जो स्लैब्स थे, वो अभी कांस्टेंट ही है पिछले फाइनेंशियल ईयर से, सिंस क्योंकि इंटरिम में जब बजट था, सो ज़्यादा वो करा नहीं गवर्नमेंट ने कोई चेंज। एंड विजवे सेम जीएसटी के बारे में, जीएसटी में भी कोई चेंज एज सच नहीं करे गवर्नमेंट ने ऑन रेट्स एंड कस्टम ड्यूटीज। हाँ, एक जो डायरेक्ट टैक्स में चेंज करे बड़ा बजट, जिनसे जो भी टैक्स पेयर्स है उनकी रिफंड प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो उसमें क्या किया, जैसे जो हमारे अप टू 2009-10 की जितनी भी छोटी डिमांड्स आउटस्टैंडिंग थी, डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड्स अप टू 25,000, वो गवर्नमेंट ने स्क्वॉश कर दी है। सो आपकी 2009-10 से अगर कोई सीपीसी पे डिमांड थी अप टू 25,000, तो वो स्क्वॉश हो जाएगी। एंड उसकी वजह से अगर आपका कोई रिफंड अटका हुआ है, देन करंट ईयर का रिफंड, देन वो रिफंड आपको मिल जाएगा। सिमिलरली, और जो वो लिमिट है वो 25 से 10 हो गई है फ्रॉम 2010-11 से 14-15 कि कोई अगर टैक्स इनकम टैक्स में, कि इनकम टैक्स में जो नंबर ऑफ रिटर्न फाइलिंग्स है वो 2.4x हो गई है फ्रॉम 2014। 10 साल में वो 2.4x हो गई है। एंड जो रिफंड टाइम है वो हमारा 2014 में 93 डेज था, अब वो 10 डेज रह गया है। एंड काफ़ी केसेस में ये भी नोट किया है कि रिफंड जो है रिटर्न फाइलिंग के विद इन 24 आवर्स आ रहा है। एंड जो भी बाकी स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, वो कंटिन्यू हो रही है टैक्स से रिलेटेड। जैसे जो हमारी स्टार्टअप एलिजिबिलिटी वाला था कि स्टार्टअप्स को 15% टैक्स रेट मिल रहा था कंसेशनल, उसमें वो अब 31 मार्च 24 की जगह डेडलाइन 31 मार्च 25 हो गई कि अगर कोई भी नया स्टार्टअप 31 मार्च 25 तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे, देन उसको 15% कंसेशनल टैक्स रेट मिलेगा। सो मेन फोकस गवर्नमेंट का टैक्स रेट्स में यही था कि उनको हाईलाइट करना कि जो रिफंड प्रोसेस है वो बहुत इजी हो गया है। एंड जस्ट दैट्स इट। जी, ठीक है। तो ये तो हमने जान लिया कि जनरल बजट में क्या हुआ, क्या-क्या अनाउंसमेंट हुई, क्या-क्या चीजें हुई, क्या-क्या चीजें देखने को मिली और कौन से सेक्टर को हमने देखा कि कौन से सेक्टर को मेजरली फोकस में रखा गया। सर, काफी सारी बातें काफी टाइम से चल रही थी कि इस बजट में कुछ खास नहीं होने वाला। ये बजट जो है यूनियन बजट है, ये वोट ऑन अकाउंट है। लेकिन अगर हम इसे सिंपल सी भाषा में समझे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ये आम बजट से क्यों अलग है? एक बार आप वो प्लीज बताइए। करेक्ट। सो रेगुलर फुल बजट जो था हमारा, इट शोज दैट हमारे फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए जितने भी एस्टिमेट्स होते हैं, इनकम एस्टिमेट्स एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स को होता है। एंड जो इंटरिम बजट होता है उसमें भी फुल ईयर एस्टिमेट्स आते हैं, बट बेसिकली इट इज जस्ट अ प्रपोजल टू द पार्लियामेंट टू कैरी ऑन दी एक्सपेंडिचर, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, कि टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया for meeting the जैसे अभी next budget will be presented in July and the new government will be formed in July. So from April to July जो खर्चा होगा, so to withdraw that portion of amount, वो एक मतलब एक पार्लियामेंट को प्रेजेंट करते हैं प्रपोजल, so that is known as a vote on account. जी, ठीक है। तो ये किस लिए अलग है और क्या है इस बजट में खास, ये जान लिया है। सर, अगर हम नॉर्मली बात करें, जैसे कि आप इस चीज में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, स्पेशलिस्ट हैं,
क्या आपको भी उम्मीदें थी कि जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें हमें टैक्सेस है उसमें हमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? Correct. So obviously, since it is an interim budget, board on account budget, so ज़्यादा कुछ हमें वैसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स होंगे कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स रेट्स भी चेंज होगा या नहीं होगा. बट हाँ, जैसे 2019 में पीयूष गोयल जी ने जब प्रेजेंट किया था, तो रिबेट को हमारा 2500 से 12,500 कर दिया था. वहां पे कहीं एक्सपेक्टेशन था लोगों को कि थोड़ा बहुत वो होगा, बट anyways, since it is an interim budget, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी टैक्स रेट से. करेक्ट. जी बट हाँ, ठीक है, तो जीएसटी में जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत लोग कि जो इनके केसेस आउटस्टैंडिंग है 17, 18, 18, 19 के, उसके लिए एमनेस्टी स्कीम की बहुत प्रोफेशनल्स ने एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको अगर एमनेस्टी स्कीम के थ्रू जल्दी सॉल्व करा जाए, देन वो हो सकता है. बट एनीवेज वो जुलाई में एक्सपेक्टेड है. जी ठीक है. तो काफी सारी चीजें हुई है बजट में, लेकिन काफी सारी चीजें नहीं भी हुई है जिनका कहीं ना कहीं हमें पहले से अंदाजा था कि ये चीजें नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी हम इलेक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन को देखते हुए हम मान सकते हैं कि ये वोट बजट था एक तरीके से. वोट के लिए भी एक अपील थी, ये वोट बजट था. और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको काफी ज्यादा फोकस में रखा गया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको काफी अच्छा खासा फोकस में रखा गया है, न्यू डेवलपमेंट्स के लिए रखा गया है, चाहे वो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या तो फिर जो कॉरिडोर्स की बात हुई है, 3 नए कॉरिडोर्स की भी बात हुई है. तो इससे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा प्राइमरी फोकस बनाया गया है. और इंफ्रास्ट्रक्चर को अकेला प्राइमरी फोकस नहीं है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जो उनकी एंसिलरी कंपनीज है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा. इसके साथ ही साथ सर अगर हम देखें तो जो रुपए है वो कहीं ना कहीं एक अपने स्टेबल लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, और जो बॉन्ड डील को लेके नोटिफिकेशन आया है उसने भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक, हम बोल सकते हैं कि ना तो ज्यादा दुख हुआ है लोगों को, ना ज्यादा खुशी हुई है. जो एक्सपेक्टेशन थी वही है, एक्सपेक्टेड बजट आया है. तो इसके चलते आपका वोट कहाँ जाने वाला है? वोट बजट है, आप कहाँ पे वोट देने वाले हैं सर? सो सी, आई गेस आपने बिल्कुल सही कहा कि जो की फोकस सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस में अगर हम बात करें तो 3.4% ऑफ जीडीपी का एस्टिमेट है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का. एंड जो एक्सपेक्टेड फोकस सेक्टर्स थे, जैसे ईवीज अगर हम बात करें, ग्रीन एनर्जी, सो गवर्नमेंट ने उस पर भी काफ़ी वो किया है. एंड टूरिज्म बहुत एक नया है, क्योंकि हमने G20 ऐसे पॉइंट पे फोकस किया जहाँ पे जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा है. एंड उससे हमारा क्या हुआ कि G20 करने से एक इंडिया को MES ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा, जो हम बोलते हैं बिजनेस एंड कॉन्फ्रेंसेज, उसके ट्रैवल के लिए काफ़ी प्रमोट किया गया है. एंड सो जो एक्सपेक्टेड भी था, सिंस G20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, सो इससे काफ़ी टूरिज्म सेक्टर पे बूस्ट हुआ है. सो अब जैसे हमने रिसेंटली देखा लक्षद्वीप का बहुत प्रमोशन हुआ, तो उसी लाइंस पे गवर्नमेंट और भी जो आइलैंड्स हैं हमारे, उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी चीज़ें ला रही है. जैसे स्टेट्स को उन्होंने फंडिंग दी है टू प्रमोट, टू आइडेंटिफाई टूरिज्म सेंटर्स एंड प्रमोट टूरिज्म. एंड अगर हम जैसे बाकी विंड एनर्जी मिल्स के लिए भी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग की प्रोविजनिंग करी है उन्होंने कुछ. So yeah, so it's a full, I guess, vote on account budget completely tha, since vote on account budget is usually to highlight its, policies in the last 5 years and the last 10 years to the government regime. So it was a good thumbs up, great balanced budget. जी ठीक है. तो ग्रीन फ्लैग की तरफ हम इसे समझ सकते हैं, और बाकी जो डार्क ग्रीन होना बाकी है वो आफ्टर इलेक्शन ही हम देख पाएंगे कि हाँ किस तरीके का उस टाइम पे हमें बजट दिखेगा, हमारे हित में क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें आने वाले टाइम पे मिल सकती है. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू. तो ये थे आज के खास पैनलिस्ट. काफी सारी बातें कर ली है, काफी सारी जानकारी ले ली है कि इस टाइम पे बजट में हमें क्या की पॉइंटर्स देखने को मिले हैं. इसके साथ ही साथ इकोनॉमी में किस तरीके का बूस्ट आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकता है. स्टॉक मार्केट के अंदर कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे आपको निवेश का अच्छा खासा मौका मिल सकता है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए. हो सकता है कि आने वाले टाइम पे
आपको एक अच्छा खासा बूम देखने को मिले। इसके साथ ही साथ जो इस टाइम तक के टॉप गेनर्स हैं वो है मारुति, इसमें करीबन 3.56% का अपसाइड देखा गया है। पावर ग्रिड 2.70 अपसाइड परसेंट अपसाइड, सिप्ला 1.92% अपसाइड, एमएनएम 1.91%, टीसीएस 1.59%, और जो मेजर लूजर्स हैं अभी तक के वो है डॉक्टर रेड्डी लैब 2.40% का डाउनसाइड, ओएनजीसी 1.88%, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 1.75%, एलएनटी अभी नतीजे भी आए हैं हाल ही में, और नतीजे जो है निराशाजनक रहे हैं। उसमें जो हमें डाउनसाइड देखने को मिला है वो है 1.74%। इसके साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट में है 1.69% का। और जो निफ्टी रियलिटी का चार्ट है उसमें भी हमें करीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी मेटल में करीबन 1.26% की गिरावट देखने को मिली है, और इस टाइम पे वो 7872 के लेवल पे जाके ट्रेड कर रहा है। तो बाजार का मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है, साथ में जो बारीक ओवरव्यू है वो हम अपने एक्सपर्ट से लेते जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस से मुलाकात होगी, जुड़े रहिएगा खास जानकारी के लिए। बजट 2024 के अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी के साथ बजट प्रोसेस शुरू हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की हलवा सेरेमनी की रस्म निभाते हुए सभी अधिकारियों को हलवा बांटा। कहा जाता है कि हलवा सेरेमनी के बाद से बजट की छपाई शुरू हो जाती है और अधिकारियों को कमरे में कैद कर दिया जाता है। लेकिन पिछले 3 साल से पेपरलेस बजट पेश किया गया है, इस बार भी इसे पेपरलेस तरीके से ही पेश किया जाएगा। बता दें कि बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट वोट ऑन अकाउंट होगा। 24 जनवरी से करीब 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी वित्त मंत्रालय में बजट बनाने में लग गए हैं। बजट पेश होने तक ये अधिकारी और कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के कमरे में बंद रहेंगे। बजट पेश होने के बाद ही इन्हें नॉर्थ ब्लॉक से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी।